हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस नए क्लास में। तो फ्रेंड्स, कुछ समय से व्यस्तता थी क्योंकि स्वतंत्रता दिवस था, तो स्कूल में भी कार्यक्रमों की तैयारी चल रही थी, तो समय नहीं मिल पाया। अब जैसे ही समय मिला तुरंत फटाफट से मैंने क्लास रेडी की, जो कि आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 4, यानी कि अभी वैकेंसीज जैसे आपकी EMRS, UPT, GT, PGT सभी लगी हुई हैं। हम सब ने फॉर्म फिल कर दिए हैं, तैयारी कंटिन्यू हमारी हो रही है। तो क्यों ना साथ साथ कुछ ऐसे प्रैक्टिस सेट जिसमें यूनिक प्रश्नों का समावेश हो, कुछ अलग हटके प्रश्न हो जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हों, क्योंकि अब आयोग भी रटा रटाया पैटर्न नहीं अपना रहा है, कुछ यूनिक ढूंढ रहा है। तो आयोग के दिमाग से ही हमें चलना होगा। तो प्रैक्टिस सेट 4 जो है द्विवेदी युग, जागरण, सुधार काल, आज हम इसको हल करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो हम यहाँ देखेंगे प्रश्न नंबर पहला है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है। जी हाँ, लेखकों ने अलग अलग, आलोचकों ने अलग अलग समय सीमा मानी है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि नगेंद्र के अनुसार आपकी द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है। साथ ही हमें ये भी देखना है कि नगेंद्र जी ने आपके द्विवेदी युग को क्या कहा है। तो हम देखेंगे द्विवेदी को क्या कहा है। यहाँ पर उन्होंने जागरण, सुधार काल भी कहा है ना, पता होगा आप सभी को। तो उन्होंने क्या कहा है, जागरण, सुधार काल नाम भी दिया है द्विवेदी युग को। तो आपको इनका सही समय सीमा बतानी है, क्या माना है इन्होंने। तो यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार द्विवेदी युग की समय सीमा, ऑप्शन हम फटाफट से देख लेते हैं। 1980 से 1919, 1900 से 1918 ईस्वी, 1993 से 1918 ईस्वी, 1888 से 1889। तो हम पहले ऑप्शन में देख लें कि ये ऑप्शन तो कहीं से भी सटीक नहीं बैठ रहा है ना। तो हम आगे देखेंगे 3 ऑप्शन में हमारे कौन से बचते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा 1900 को देख के कंफ्यूज होंगे, आपको लगेगा कहीं ये तो आप ज़रा दिमाग लगाइए। तो हम तब तक फटाफट इसका सही आंसर देख लेते हैं। नगेंद्र जी ने जो समय सीमा मानी द्विवेदी युग की वो है 1900 से 1918 ईस्वी। ठीक है, 1900 से 1918 ईस्वी। वहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो समय सीमा माने द्विवेदी युग की वो माने 1893 से 1918 मानी है। ठीक है, किसने? शुक्ल जी ने द्विवेदी युग की समय सीमा। वहीं शुक्ल जी ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं अच्छे से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जागरण, सुधार काल की समय सीमा क्या है। प्रश्न ये डिलीट ही कहें या इसको आउट ही कहें, क्योंकि मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया वहाँ पर, तो आप सबको अच्छे से पता चल गया होगा कि 1893 से। मुझे ये पता ही नहीं था कि मैंने ये प्रश्न यहाँ पे रखा हुआ है। चलिए कोई नहीं, आपकी तैयारी बेस्ट और अच्छी हो जाएगी। तो 1893 से 1918 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है। तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्रीधर पाठक, डॉक्टर नगेंद्र। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर श्रीधर पाठक जी। प्रश्न नंबर 4। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावणी या ख्याल शैली में की है। तो श्रांत पथिक की रचना किस शैली में की है। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर कि श्रांत पथिक की उन्होंने किस शैली में की है, यहाँ पर पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि इस तरह से प्रश्न घुमा फिरा के बन जाते हैं। तो यहाँ पर श्रांत पथिक रचना किस शैली में की, तो रोला छंद में। ठीक है, दोहा, सोरठा, बसंत तिलका। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, रोला छंद। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 5। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म रायबरेली के दौलतपुर गांव में कब हुआ। यहाँ पर प्रश्न में साफ साफ आपको बता दिया गया कि वहाँ भाई उनका जन्म रायबरेली, ठीक है, दौलतपुर गांव में हुआ था, लेकिन कब हुआ था वो हमें देखना है। तो 9 मई 1864 में, 12 मई 1964 में। यहाँ मैंने ऑप्शन 2 ही रखे हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ सही जो उत्तर हो जाएगा 9 मई 1864 में।
तो यहाँ पर देख लेंगे हम अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद रचना यानी कि पद रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। कथन किसका है? महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को एक पद रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो यहाँ पर सही उत्तर आपको देखना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सही उत्तर है यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए, किसने कहा है? जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। आप समझ रहे होंगे मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें टीजीटी पीजीटी ये 2021 में ये प्रश्न आया था। मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि टीजीटी में या पीजीटी में, लेकिन 100% ये आया था प्रश्न। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए, किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, मैथिली चरण गुप्त जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। आपको पता है फ्रेंड्स, तब भी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखा कीजिए, क्योंकि कमेंट्स में लिखने से ये होता है कि चीज़ें आपको रिवीजन होती हैं और अच्छे से याद भी हो जाती हैं। तो आप इनको अच्छे से याद करके रखिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका मैथिली शरण गुप्त जी। जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त जी। वही मैथिली शरण गुप्त जी की हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि इनका जन्म 1886 और आधुनिक युग के तुलसी स्वीकार किए जाते हैं। कौन? मैथिली शरण गुप्त जी। और इनका जन्म स्थान चिरगांव झांसी, और इनके पिता का नाम रामशरण है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, रामशरण दास जी थे। और इनके गुरु सभी जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इनके क्या थे? गुरु मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु थे। इनकी प्रथम कविता क्या थी? हेमंत। और इनका प्रथम काव्य संग्रह था रंग में भंग। ठीक है, रंग में भंग। राइटिंग बिल्कुल अच्छा नहीं आता, कोई नहीं, आप मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनिए। तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी की ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। और इनकी रचनाएं जैसे हम सभी जानते हैं, जो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, साकेत है, भारत भारती है। साकेत का समय 1931 है, और वहीं पर भारत भारती का 1912 है, झंकार है 1929 है। इस तरह से काफ़ी अच्छी रचना है। पंचवटी जो कि बेहद फेमस है, जो कि 1925 में है। क्या? पंचवटी उनकी रचना है। बैतालिक है, विष्णुप्रिया है, झंकार मैंने बता ही दिया, गुरुकुल है, बिकट भट्ट है। तो ये क्या है? मैथिली शरण गुप्त जी की फेमस रचनाएं हैं। यहाँ पर हिंदी साहित्य में ये कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त जी के लिए कि हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद यदि कोई दूसरा स्तंभ आता है राम काव्य का, तो वो क्या है? मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत है ना। तो वो क्या माना जाता है? साकेत। आप सभी को पता है नवम सर्ग इसका कितना मार्मिक है। इसमें उर्मिला और लक्ष्मण की मेन मुद्दा था, उर्मिला को लेकर इसको बनाया गया साकेत को। चलिए, इतनी जानकारी जितनी दी है आपको सटीक थी। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो भाई पता तो आपको होना ही चाहिए इन प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? तो ऑप्शन में है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, मिश्र बंधु। तो सही उत्तर आपको बताना है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका, सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा गणपति चंद्र गुप्त जी। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे गणपति चंद्र गुप्त जी। अब यहाँ पर बात आती है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की हरिऔध की बहुत अच्छी फेमस रचनाएं हैं। जैसे उनका प्रिय प्रवास है ना। एक सेकेंड, जैसे मैं बात करूँ हरिऔध की, यहाँ पे स्पेस में लिखने की कोशिश करती हूँ कि हरिऔध जी का, जैसे अब यहाँ पर देखिए आप, प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? तो प्रिय प्रवास में इनके हैं आप कितने? 17 सर्ग प्रिय प्रवास में, पता है सभी को, लेकिन रिवीजन भी ज़रूरी है। 17 सर्ग हैं। ठीक है, और ये 1914 में, कब? 1914 में प्रकाशित हुआ वर्ष है इसका। और इन्होंने विषय जो इसका था, कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा तक कर्म प्रस्थान का वर्णन किया। किसमें? प्रिय प्रवास में, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। वहीं इनका पारिजात है 1937 में, जिसमें 15 हैं सर्ग हैं।
पारिजात में 15 सर्ग हैं और आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का उसमें वर्णन किया गया। वैदेही वनवास है जो कि 1941 में है। वैदेही वनवास 1941 में है, ठीक है। तो इसमें 18 सर्ग हैं। वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं और इसमें जो वर्णन किया गया है कि राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है किसमें, वैदेही वनवास में। वहीं प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी जाना जाता है। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं ये। तो प्रिय प्रवास का जो सर्वप्रथम वर्णन हुआ था या जो सर्वप्रथम नाम था वो नाम क्या था, वो नाम था ब्रजांगना विलाप। पता होगा आप सभी को, ब्रजांगना विलाप किसका, प्रिय प्रवास का परिणाम था ब्रजांगना विलाप। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। कौन सा, प्रिय प्रवास। तो यहाँ पर अद्वैत सिंह उपाध्याय जी की और भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कि इनका है कृष्ण शतक है और आपका चौखी चौपदे है, चुबदे चौबते है। तो आप सब इनकी भी अच्छे से तैयारी करते रहिए। और हरिओत जी ब्रज भाषा में रचित रस कलश 1931 का एक रीति ग्रंथ है। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट याद आया मुझे कि इनका एक रचित है रस कलश, इनका एक है रस कलश। यहाँ पर पॉइंट ये बन जाता है या प्रश्न कहें हम यूँ बन जाएगा कि रस कलश किस तरह का ग्रंथ है। तो इसका क्या 1931 है इसका समय और ये एक रीति ग्रंथ है। रीति ग्रंथ क्या, रस कलश। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इतनी जानकारी मुझे लगता काफ़ी होगी। प्रश्न नंबर 9, अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास 1914 में लिखा गया जिसमें 17 सर्ग हैं। इसकी विषय वस्तु क्या है। अब मुझे सच में याद नहीं रहता कि मैंने लास्ट में प्रश्न क्या दिया हुआ, मैं पहले ही वर्णन कर, चलिए आप लोग फिर भी फटाफट से बता दीजिए, मैं तो पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। गोपियों का उत्सव के प्रति कड़वा संवाद है। आध्यात्मिक विषयों का वर्णन है। उधर गोपियों का विशद संवाद है। उद्धव का यहाँ पे उधर नहीं, उद्धव है यहाँ पर। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा पहला ही है। कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का किसमें वर्णन किया है, किसमें, प्रिय प्रवास में, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, वैदेही वनवास 1941 जिसमें 18 सर्ग है, इसमें किस विषय वस्तु का वर्णन है। तो आपका रिवीजन हो रहा है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि वैदेही वनवास में किसका वर्णन किया गया है। तो सीता के निर्वासन की कथा है। आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन, इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। इनमें से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। पढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था, मैंने पहले आपको बता ही दिया, तो अच्छे से आपको पता होगा, ब्रजांगना विलाप। बढ़ते हैं आगे। लिखो ना करो लेखनी बंद, श्रीधर सब कवि स्वच्छंद। बेहद महत्वपूर्ण ये पंक्ति है। तो यहाँ पर ये पंक्ति किसने कही कि लिखो ना करो लेखनी बंद, सब कवि स्वच्छंद। तो यहाँ पर आप देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर ये। आप लोग आंसर देखिए क्या हो सकता है, जी बताइए। हाँ जी, श्रीधर पाठक, मधुसूदन गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही इसका आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्री युक्त नागरी बिहारी दशा तिहारी, ये किसने कहा है। तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह प्रसाद खत्री और गणपति चंद्र गुप्त। लास्ट में ऑप्शन यहाँ पर ये 4 ऑप्शन और 3 ऑप्शन आपके ऊपर दिए गए हैं। तो आपको देखना श्री युक्त नागरी बिहारी तिहारी दशा। तो यहाँ पर आपको देखना है किसने कहा है। तो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है ये पंक्ति, कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो बस इसलिए। तो आपको ध्यान देना है। ऑप्शन में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या प्रसाद खत्री और यहाँ पर चौथा ऑप्शन में आपको नीचे है जो कि गणपति चंद्र गुप्त जी हैं। तो आपको देखना है, सही उत्तर इसका हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। प्रश्न नंबर 14, धीरे धीरे दिनगत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे, पंक्तियाँ किसकी हैं। यहाँ पर होना चाहिए था किसकी हैं, हो गया कितनी हैं। चलिए, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत, श्रीधर पाठक, मधुसूदन गुप्त। धीरे धीरे दिनगत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे, पंक्तियाँ किसकी हैं। फटाफट से आप लोग बताइए किसकी हैं ये पंक्तियाँ। तो ये पंक्तियाँ हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत जी की। हरिओत जी से संबंधित जितनी जानकारी थी मैंने आपको लगभग बता दी है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से आ गया। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी
मर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये आपको देखना है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर सही उत्तर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त जी, श्रीधर पाठक जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी या फिर हरिओम जी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा, ये प्रश्न भी आपका 2021 में आ गया। ऐसा ही प्रश्न हमने एक ऊपर भी डिस्कस किया था, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, अभी मैं उसको देखती हूँ। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, वैसे वरना उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 2021 में टीजीटी या पीजीटी में आया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी। आप लोग एक सेकंड रुकिए, जो मैंने एक क्वेश्चन ऊपर और हल किया था उसको मैं देखना चाहूँगी, उसका आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ, ये इस प्रश्न नंबर 7 को मैं दोबारा इसको सही करवाना चाहूँगी। मैं कंफ्यूज हो गई थी, तो क्षमा चाहूँगी आप सभी से। हाँ, जोड़कर आप सभी से क्षमा चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे कविता का विषय मनोरंजन उपदेशजनक होना चाहिए। यहाँ पर ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, और जो पंक्ति हमने कहा था कि केवल कविता का मर्म नहीं उपदेशजनक होना भी चाहिए, तो यहाँ पर वहाँ पर था मैथिली शरण गुप्त जी, और यहाँ पर से सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो ये प्रश्न आपका आज 2021 में गलती है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कहा है। तो आगे बढ़ते हैं उसी प्रश्न पर। जी हाँ, प्रश्न नंबर 15। दोस्तों ये प्रश्न भी 2021 में आ चुका है, बता चुकी हूँ, तो महत्वपूर्ण है ये बहुत ज़्यादा। तो ये आ चुके हैं, इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर मैथिली शरण गुप्त मैंने बता दिया आपको। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं। सभी गुप्त जी की पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं, बेहद महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो देख लेते हैं कि क्या है इसका आंसर। भारत भारती से, साकेत से, पंचवटी से या यशोधरा से। तो आपको बतानी है ये पंक्तियाँ कि क्या है, हम कौन थे, क्या हो गए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका भारत भारती। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से जो मैथिली शरण गुप्त जी की जो पंक्तियाँ थीं, वो और एक दो पंक्तियाँ बहुत जो महत्वपूर्ण, जैसे राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहाँ कहीं हो क्या। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो मैं आपको पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ कि राम तुम मानव नहीं, ये आया था GIC 2021 में, राम तुम मानव हो। मैं इतना लिख दे रही हूँ आपको याद रहे, मानव हो। ये प्रश्न 2021 में GIC में आया था। ठीक है, क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, तो पूछा गया था राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या। तो ये हमने पूछा था कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये जो आपका पहला वाला था भारत भारती से लिया गया है। ठीक है, और ये जो मैं आपको बताएं राम तुम मानव नहीं, ये साकेत से ली गई पंक्ति हैं। तो ये किससे ली गई हैं, ये साकेत से ली गई हैं पंक्ति, और ये आपकी पहली वाली भारत भारती से ली गई हैं। राम तुम मानव ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं तो सभी गुप्त जी। यहाँ पर ये आपको बताना है किससे ली है, तो ये आपकी साकेत से रचना है। बढ़ते हैं आगे। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिका हीन, पंक्तियाँ किसकी हैं, बेहद महत्वपूर्ण। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, जो कि गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, पंक्तियाँ किसकी हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं ये। कि आजकल ये मैंने देखा है पेपरों में पंक्तियाँ बहुत पूछी जाती हैं, कोटेशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ऑप्शन में मैथिली शरण गुप्त जी, रामनरेश त्रिपाठी जी, नाथूराम शर्मा शंकर जी। तो यहाँ पर सही उत्तर हमें जो देना है पता ही होगा आपको, और पढ़ा है तो आप अच्छे से इसको कर लेंगे। तो यहाँ पर है सही उत्तर आपका रामनरेश त्रिपाठी जी। प्रश्न नंबर 19 देख लेंगे। प्रश्न नंबर 19 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हे कविते शीर्षक कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि 1900 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में।
तो यहाँ पर हमें ये देखना है ये कविता इनकी कब प्रकाशित हुई है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन, क्योंकि कुछ प्रश्न मैंने इस तरह से रखे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के प्रश्न आने की अधिक संभावना रहती है, क्योंकि जिस तरह एग्ज़ाम देते हैं और जिस तरह प्रश्न बन के आते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं उस तरह के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो हमने इस तरह से कुछ प्रश्न सेट किए हैं। तो यहाँ पर कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हे कविता शीर्षक कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई है, तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा 1900 ईस्वी में इनकी प्रकाशित हुई हे कविता शीर्षक कविता से। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 20, हिंदी उद्धरणी प्रतिनिधि सभा महासभा कहाँ स्थापित की गई। तो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर, हिंदी उद्धरणी प्रतिनिधि महासभा कहाँ स्थापित की गई, लखनऊ, कानपुर, प्रयाग या फिर इलाहाबाद। तो यहाँ पर हमें देखना है सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आप लोग देखिए ज़रा और मुझे बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। हिंदी उद्धरणी प्रतिनिधि महासभा, क्योंकि इस तरह के ही प्रश्न आने की संभावना रहती है, तो हमें बहुत अच्छे से करना है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रयाग। ठीक है, प्रयाग में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, काशी नागरिक प्रचार सभा के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न, इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो कौन नहीं है इसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है प्रश्न को। कभी कभी हम जल्दबाजी में नहीं है पढ़ते, हम खुद ही गलती करते हैं, नहीं तो हम पढ़ते ही नहीं बाकी और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नहीं थे। रामचंद्र शुक्ल जी का कविता क्या है निबंध पहले पहल होगा यहाँ पर, पहले पहल किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो ये हमें ध्यान रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कविता क्या है निबंध पहले पहल किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो हमें ये बताना है। ऑप्शन में है आपके यहाँ पर चिंतामणि, सरस्वती, इंदु, समालोचक। तो सही ऑप्शन बताना है आपको क्या है यहाँ पर, बताइएगा आप। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसलिए बार बार मुझे वीडियो को होल्ड करना पड़ रहा है। तो एक्चुअली गले में बहुत ज़्यादा पेन है, तो बस वही थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो चलिए फटाफट से, मेरी आवाज़ भी आपको बहुत स्लो आ रही होगी, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर सही प्रश्न जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा सरस्वती। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी की कविता क्या है निबंध। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कविता क्या है, ये भी प्रश्न बन जाएगा कि कविता क्या है कि विधा क्या है। तो उसमें ऑप्शन में होगा कविता है, निबंध है, नाटक है, उपन्यास है। तो हम कविता देखिए फटाफट से क्या करें, कविता में टिक लगा दें, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कविता क्या है निबंध पूछा गया कि निबंध पहले पहल किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। मैती शरण गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैती शरण गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो वैश्योपरक, सरस्वती, हितवाणी, कर्मयोगी। सही ऑप्शन आपको बताना है। तो सही इसमें ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका वैश्योकारक। प्रश्न नंबर 24, कान्यकुब्ज अबला विलाप किसकी रचना है। कान्यकुब्ज अबला विलाप किसकी रचना है। महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो यहाँ ऑप्शन है लाला भगवान दीन, महावीर प्रसाद द्विवेदी और आपके गुप्त जी, श्रीधर पाठक जी। तो सही उत्तर हमें चुनना है इसमें से। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, पद्म पुष्पांजलि किसकी रचना है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर ये, तो बताना है आपको। फटाफट से आप लोग प्रश्न को पढ़ लीजिए। पद्म पुष्पांजलि किसकी रचना है। यहाँ पर ऑप्शन है आपके लोचन प्रसाद जी, महावीर प्रसाद जी, मुकुंदर पांडे, श्रीधर पाठक। तो सही उत्तर आपको बताना है क्या हो जाएगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा पद्म पुष्पांजलि की किसकी रचना है, तो लोचन प्रसाद पांडे जी की। महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे ही आते हैं, रटे रटाए पैटर्न बिल्कुल नहीं आते हैं।
आजकल आयोग भी बड़ा चालू हो गया है, वो भी अपने हिसाब से प्रश्न का रटा रटाया पैटर्न लेगा, लेकिन वहाँ जो कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो उनको लेगा, अदरवाइज़ वो चीज़ें लेगा जिनसे हम ज़्यादा रूबरू होते नहीं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के रचनाकार कौन है? महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन में है आपके फटाफट से। यदि आपको अच्छे से आंसर पता है तो आप लोग एक काम करिए, कमेंट्स ज़रूर करिए, उत्तर भी देते रहिए और मुझे बताते भी रहिए कि हाँ आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है और आपको उनके आंसर भी बहुत अच्छे से आते हैं। तो बताइए मुझे क्या कौन हो जाएंगे इसके? हाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक जो लेखक है उसके रचनाकार कौन हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर बताना है मुझे। सही उत्तर आप लोगों ने बता दिया या आपको आ गया है तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पर सही उत्तर है रामविलास शर्मा जी। अगला प्रश्न नंबर है आपका 27। द्विवेदी जी के पत्र द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम से संकलन करता कौन है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं क्या कहूँ इस प्रश्न के लिए भाई, जरूर महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर ऑप्शन है आपके मुकुंदर पांडे, श्रीधर पाठक, पद्मधर पाठक, मैथिशरण गुप्त जी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा पद्मधर पाठक जी। प्रश्न नंबर 28। मैथिशरण गुप्त जी के खंड काव्य की संख्या कितनी है? जी हाँ, मैथिशरण गुप्त जी ने कितने खंड काव्य लिखे हैं वो हम देखेंगे इस प्रश्न में। ऑप्शन में आप देख ही रहे हैं कि कितने लिखे हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिए 19, 18, 10, 14। तो आप बताएंगे कितने खंड काव्य लिखे हैं इन्होंने? तो यहाँ पर मैथिशरण गुप्त जी ने ये जो खंड काव्यों की संख्या है वो है 19। बालकृष्ण भट्ट कृत वेणुचार की विधा है, बेहद महत्वपूर्ण। वेणुचार हम जानते तो हैं लेकिन इसकी विधा क्या है? बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखित, तो देख लेंगे हम पहले क्या है। नाटक है, उपन्यास है और निबंध है। 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए तो आपको एक ऑप्शन चुनना है सही। तो यहाँ पर विधा हो जाएगी नाटक। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है और मिलेंगे हम अगले प्रैक्टिस सेट में। हाँ, प्रश्न लास्ट है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, हो सकता है आज आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो क्योंकि वीडियो बाद थोड़ा सा मुझे होल्ड करना पड़ रहा था, गले में थोड़ा सा दिक्कत है तो पानी पीने लग जाती हूँ। तो कोशिश पूरी मेरी रही है कि प्रश्न आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न दूँ और आपको कैसी लगी मेरी कोशिश ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर प्रश्न है हमारा 30। वह साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई ही नहीं बल्कि उसके आगे मिसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है, किसकी पंक्तियाँ हैं? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर ये किसने कहा है कि वह साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई ही नहीं बल्कि उसके आगे मिसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई, ये पंक्तियाँ किसने कही हैं? तो ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल जी, मुंशी प्रेमचंद जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। महत्वपूर्ण है ये कोटेशन, तो देख लीजिए किसने कहा है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी। तो यहाँ पर सही उत्तर मुंशी प्रेमचंद जी हैं। फ्रेंड्स, कोशिश रही है कि प्रैक्टिस सेट में कुछ अच्छा और नया। तो बस धन्यवाद आप सभी का इस प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए और बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सपोर्ट और साथ बनाए रखिए। प्रयास और कोशिश अच्छी लगे तो सपोर्ट कीजिए, कमेंट्स में कीजिए मैं और क्या कितना बेहतर कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे खुद के बनाए हुए प्रश्न हैं। मैं टेक्स्ट बुक उठाती हूँ, उससे पढ़ती हूँ, फिर मुझे जहाँ से लगते हैं वहाँ से ये प्रश्न मैं बना लेती हूँ। तो आप देखिए कि मेरे जो प्रश्न हैं आप कोशिश करके देख लीजिए कितने कहाँ से मैच करते हैं। तो मुझे लगता है कि
बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि खुद से मेरे एक्सपीरियंस द्वारा बनाए हुए हैं। यही है अनुभव जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज की प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर ही दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट में।